हे गाइस, कैसे आप लोग। आज हम लोग करने वाले हैं इनकम टैक्स का एडिशन क्लैरिफिकेशन। अब ये ना नॉर्मली अमेंडमेंट के नाम से होता है, बट इस बार एज सच अमेंडमेंट्स ना होकर बहुत ही थोड़े बहुत एडिशंस है और कुछ क्लैरिफिकेशंस है। आई एम अज्यूमिंग कि आपने May 22 के सारे अमेंडमेंट्स कंप्लीट कर लिए होंगे। ये उसके बाद के लिए अब देखने में ये लग रहा है 6 पेजेस का है। अगर मैं आपको आईसीआई का दिखाऊं तो आईसीआई ने जो दिया 12 पेजेस का, सारा हमने कवर कर लिया है। दूसरा, रियलिटी में ये 6 पेजेस भी नहीं है, क्योंकि इसमें से कई सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लास में कर लिए हैं, वो फिर भी आईसीआई ने अपने स्टैट्यूटरी अपडेट में डाला है, तो मैंने यहां भी आपको पब्लिश कर दिया है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एग्जाम ऐसी काफी करीब आ गया है। सबसे पहला है कैपिटल गेन से, यानी रेजिडेंशियल स्टेटस, इंसिडेंस, जो पांचों हेड ऑफ इनकम है उसमें ऐसा कोई अमेंडमेंट है ही नहीं। कैपिटल गेन के भी जो अमेंडमेंट्स है वो एज सच अमेंडमेंट नहीं है, क्लास में हो चुका है। सुनिए, सबसे पहला है स्लम से। आपको बताया गया है कि स्लम से क्या होता है। स्लम से कोई कंपनी है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, सैमसंग ने अपना प्रिंटर डिवीजन बेच दिया था एचपी वालों को। अब वो कंपनी अपना एक डिवीजन या एसबीयू, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट को डाइवेस्ट करती है, बेच देती है। अब जब स्लम से निकलता है तो उसका कैपिटल गेन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एफईसी माइनस नेटवर्थ और जो भी सेलिंग एक्सपेंस है। अब पॉइंट ये है कि फुल वैल्यू कंसिडरेशन कैसे पता चलेगा। तो सिंपल सा तरीका आपको बोला गया था, पहले होता था एक्चुअल कंसिडरेशन रिसीव्ड, बट अब सरकार ने बोला कि नहीं, कंपनी अपना जो भी यूनिट है उसे ट्रांसफर कर रही है। आप इसका एफएमवी ले लीजिए। अच्छा, जिसको आप बेच रहे हैं वो भी आपको कुछ असेट देंगे। अब हो सकता है वो आपको कैश दे दे, कैश बैंक। हो सकता है बदले में आपको कुछ असेट मिल जाए, तो आप क्या कीजिए, उसका भी एफएमवी निकाल दीजिए, मतलब कंबाइंड। अब इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो आपका फुल वैल्यू कंसिडरेशन होगा, दैट्स इट। तो क्या कह रहा है, कंप्यूटेशन ऑफ एफएमवी ऑफ कैपिटल एसेट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 50B इज कम सेल। रूल याद करने की जरूरत नहीं होती है, आप इग्नोर कर सकते हैं। एज पर सेक्शन 50B, in relation to the capital asset being an undertaking or division or a unit transferred by way of slum sale, the FMV of the capital asset as on date of transfer calculated in the prescribed manner। ये आपको नहीं पढ़ना है, ये फाइनल में है। आपको FMV एग्जाम में दिया रहेगा, तो आपको FMV निकालना नहीं पढ़ना है। shall be deemed to be the full value consideration। तो जो FMV है उसको हम फुल वैल्यू कंसिडरेशन लेते हैं, या वो क्लास में पहले करा दिया गया था। अब सीबीडीटी ने क्या प्रिस्क्राइब किया है कि जो एफएमवी है उसे हम कैसे निकालेंगे, इट विल बी हायर ऑफ एफएमवी 1 बीइंग द एफएमवी ऑफ द कैपिटल एसेट ट्रांसफर। तो आपने जो ये ट्रांसफर किया है एसेट, उसका एफएमवी एग्जाम में दिया रहेगा। एंड एफएमवी 2 बीइंग द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन अगर मॉनेटरी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर कंसिडरेशन नॉन मॉनेटरी है, कोई असेट है, कोई बिल्डिंग है, उसका एफएमवी रिसीव्ड और अक्रूइंग एज रिजल्ट ऑफ द ट्रांसफर बाय वे ऑफ स्लम सेल, व्हिच इज हायर। तो इसमें ऐसा इसके अलावा कुछ नहीं है। नेक्स्ट, हमने आपको क्लास में यूनिट पढ़ाया था, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। पहले ये पूरा एग्जाम्प्ट हुआ करता था, बट अब से 1 फरवरी के बाद से जो भी इशू होंगे वो 2,50,000 के ऊपर अगर आपने प्रीमियम पे किया, आपको याद होगा, तो मुझसे कैपिटल एसेट वगैरह मान लेते थे, टैक्सेबिलिटी की बातें होती थी। ऐसा ही कह रहा है कि वो ना गलती से हमने डाल दिया था स्टडी मैट में। आप छोटे मुन्ने बच्चे हो, आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये क्लास में हमने पढ़ लिया है, आप जब रिवीजन करेंगे बस इसको इग्नोर कर दीजिएगा। जो भी यूलिप की प्रोविजंस है, ऐसा नहीं कि ये गलत पढ़ा है, ये लॉ है। द ओनली पॉइंट इज कि आपके सिलेबस से हटा दिया गया। स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू इग्नोर द यूलिप रिलेटेड प्रोविजंस, दैट्स इट। आगे फाइलिंग ऑफ रिटर्न में से 2 अमेंडमेंट है।
एक तो बड़ा बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है कि सर हम सबने पढ़ा है, मैं को दिखाऊं, आपको इनकम टैक्स को रिटर्न को वेरीफाई करना होता है, राइट? अब ये वेरिफिकेशन कौन करता है? सर डिपेंड करता है। अगर मैं कंपनी की बात करूं तो हमने क्या पढ़ाया था? एमडी। इसके अलावा कभी कभी एमडी के अलावा कुछ अदर पर्सन भी हो सकते हैं जिनको पावर दिया गया है। अब ऑलरेडी क्लास हमने कराया हुआ है, जैसे आपकी वाइंडिंग अप हो रही है तो लिक्विडेटर, अगर आपको रिसीवर पॉइंट हुआ है तो भी लिक्विडेटर, वो सब। अब मानिए इंसॉल्वेंसी में केस चला गया आईबीसी कोड 2016 के अंदर, तो वहां पे ना एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनको तो पावर ले लेता है, उनको हटाया जाता है और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट किया जाता है। तो अब यहां पर जो रिटर्न वेरीफाई करेगा कौन करेगा? तो जो अदर पर्सन में इनका नाम डाल दिया गया, तो अदर पर्सन प्रेस्क्राइब इन वेरिफिकेशन रिटर्न ऑफ इनकम इन केस ऑफ कंपनी और एलएलपी। देखिए 140 डील करता है कि भैया कंपनी, एचयूएफ, इंडिविजुअल, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी, पॉलिटिकल पार्टी, ये वाला वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न। इन केस ऑफ कंपनी एमडी नीड टू वेरीफाई, बट फॉर एनी अनअवॉइडेबल रीजन such MD is not able to verify the return or there is no managing director, any director कर सकता है, अदर पर्सन प्रेस्क्राइब भी कर सकता है। अब ये अदर पर्सन को अब नोटिफाई कर दिया गया है। सेम कॉन्सेप्ट एलएलपी में भी है। एलएलपी में जनरली कौन करता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर। बट अगर मानिए वो डेजिग्नेटेड पार्टनर अवेलेबल नहीं है किसी भी रीजन से, कोई और भी पार्टनर अवेलेबल नहीं है, तो वहां भी अदर पर्सन कर सकता है। अभी अदर पर्सन कौन है? ये आपका एक एडिशन है। एनी अदर पर्सन रेफर्ड अबव शैल बी द पर्सन अपॉइंटेड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। जो भी इंसॉल्वेंसी का केस होता है वो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल डील करता है, एनसीएलटी। मैंने आपको याद कीजिए, बताया था ना कि भूषण स्टील का केस दिया था, फिर टाटा स्टील ने परचेज कर लिया, करीब 45,000 करोड़ का कर्जा था, भूषण स्टील पे नहीं कर पा रहा था, तो टाटा वालों ने अराउंड 38 के अराउंड में 1000 करोड़ पे करके कंपनी खरीद ली। तो जो बैंक है उनको भी फायदा है। जो 45,000 करोड़ का बैड डेट होने वाला था, 5-6 हजार करोड़ का बैड डेट हुआ, तो सबके लिए फायदेमंद है। अब ये सब डील करते हैं एनसीएलटी। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कुछ लोग को अपॉइंट कर सकते हैं एज ए इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या लिक्विडेटर। तो इन लोग के पास भी पावर है, वो लोग भी रिटर्न वेरीफाई कर सकते हैं। दैट्स इट। दिस इज इंपॉर्टेंट। एग्जाम में एमसीक्यू में 90% चांस से ये क्वेश्चन आएगा। क्या बात कर रहे हो सर, इतना कॉन्फिडेंस? ये टॉपिक ही ऐसा है, इंटर लेवल पे इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। क्या है? रिटर्न किसको फाइल करना है? अब सुनिए, हमने आपको क्लास में डिटेल में कराया था, एक प्रॉपर चार्ट बना था सबसे पहले 139 में, कंपनी एलएलपी हमेशा ये सब। यहां पर ये इंपॉर्टेंट था, 2-3 साल पहले अमेंडमेंट हुआ था कि अगर आपका डिपॉजिट एग्रीगेट हो रहा है 1 करोड़ से ऊपर, या इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ऊपर, या विदेश घूमने जा रहे हो, इंडिया से बाहर 2 लाख से ऊपर खर्चा कर रहे हैं, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ इनकम आपको रिटर्न फाइल करना था। गवर्नमेंट ने इसमें कंडीशंस ऐड कर दी हैं। सरकार कह रहा है कि भैया लोग ना फ्रॉड बहुत करते हैं, बहुत अच्छा सेल करते हैं। 1 करोड़ का सेल किया, मान के देखिए, एक सोल प्रोप्राइटर है, सेल है 1 करोड़ का, या मानिए एंड अपना इनकम दिखा रहा है 1 लाख रुपीस का, तो बच जाएगा रिटर्न फाइल करने से। गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, हम इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं। 4 पॉइंट ऐड हुआ है, लॉजिकल है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आपका टर्नओवर 60 लाख क्रॉस कर गया, देन इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ इनकम आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। दूसरा, अगर आप प्रोफेशनल हो और 10 लाख से ऊपर आप कमा रहे हो ग्रॉस रिसीट, तो भी आपको, यानी अब इनकम की वैल्यू नहीं है, मॉनेटरी थ्रेशोल्ड एडिशनल डाल दिया गया। अच्छा, थर्ड वाला भी इंपॉर्टेंट है, सुनिए ध्यान से। कई बार क्या देखा गया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो खर्च तो बहुत करते हैं
पर्सनल आइटम में, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बट रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। अब गवर्नमेंट चाहता है कि हमें इनके बारे में पता चले। अब ये लोग हो सकते हैं कि क्लेम करें कि नहीं हमारा एग्जाम्प्ट इनकम है, हमारा तो लिमिट एक्सीड ही नहीं हो रहा है रिटर्न फाइलिंग वाला। तो गवर्नमेंट चाह रहा है कि बस इनका रिटर्न तो आ जाए, फिर तो हम चेक करेंगे कि भैया सच में एग्जाम्पशन है कि नहीं है, कहीं कोई मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं है। अब गवर्नमेंट किसी का खर्चा कैसे ट्रैक करे? इलेक्ट्रिसिटी का उन्होंने पहले कवर कर लिया, फॉरेन ट्रैवल कवर हो सकता है, बट आपने गाड़ी परचेज कर लिया, ऐसे ऐसे और भी काम कर लिया, आपने एक घर बनवाया, रिकंस्ट्रक्शन किया कॉन्ट्रैक्ट में, 194M में आपका टीडीएस कट गया ढेर सारा। तो गवर्नमेंट ने बोला कि काम कीजिए, अगर आपका टीडीएस एंड टीसीएस का एग्रीगेट अमाउंट किसी साल में 25,000 और अबव हो गया तो भी आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। और अगर आप रेसिडेंट सीनियर सिटीजन हो तो इनको रिलैक्सेशन मिलता है, तो इनका लिमिट 25,000 एंड अबव को डबल कर दिया गया 50,000 एंड अबव। अब मेरा यहां पे कंसर्न छोटा सा ये है, इंस्टीट्यूट ने ये पता नहीं क्यों ऐसा करता है, यहां पे एक्सीडिंग है, यहां पे मैं आपको बता रहा हूं ना 25,000 एंड अबव है, 50,000 एंड अबव है। याद रखिएगा, ये एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है। क्या है? एनी अदर पर्सन एग्रीगेट ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस 25,000 एंड अबव इन द ईयर। अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल जो कि 60 एंड अबव यानी सीनियर सिटीजन, वहां पे लिमिट है 50,000 अबव वाला। और अगर आप कोई ऐसे पर्सन हो जिसका सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट 50 लाख एंड अबव है, आपको भी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। तो मोटा मोटा 5 केस है। बिजनेस केस में एक्सीडिंग 7 लाख टर्नओवर, प्रोफेशन में एक्सीडिंग 10 लाख टर्नओवर, नॉर्मल पर्सन के लिए टीडीएस टीसीएस एग्रीगेट 25,000 एंड अबव। अगर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है देन टीडीएस एंड टीसीएस का एग्रीगेट 50,000 एंड अबव, 50,000 एंड अबव, और सेविंग अकाउंट में 50 लाख एंड अबव। सेविंग बैंक अकाउंट डिपॉजिट इन वन और मोर सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ द पर्सन इन एग्रीगेट 50 लाख एंड अबव, तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। ये प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा, लिमिट एंड अबव। आगे बढ़ते हैं, एक और पॉइंट देखिए। हमने क्लास में बताया था आपको कि आधार और पैन को लिंक किया जा रहा है, राइट? यानी हर बंदे को अपना आधार नंबर इंटीमेट करना है। गवर्नमेंट ने डेट आगे करता गया। पिछले 3-4 साल से डेट्स आगे हो रहे हैं, बट अब गवर्नमेंट कह रहा है कि ना, आपको 31 मार्च यानी एंड ऑफ प्रीवियस ईयर 21-22 आपको आधार इंटीमेट कर देना था। तो अगर आपने उसके पहले आधार सरकार को बता दिया, अच्छा बच्चा, ओके। बट अगर आपने नहीं बताया बाबू, 2 प्रॉब्लम आएगी। सुनिएगा ध्यान से, 2 प्रॉब्लम क्या क्या आएगी। सबसे पहले तो सरकार ने बोला हम आप पे देंगे फी, लेट फी। कितना? 1,000 रुपीज। वेरी गुड बच्चा बोला कोई बात नहीं सर, बहुत पैसा हमारे पास। तो सरकार ने देखो सबके पास नहीं होता है, एक काम कीजिए। कई लोगों ने बोला कि सर 1,000 रुपया थोड़ा ज्यादा लग रहा है, तो गवर्नमेंट ने ना कुछ ऐसा लॉ बना दिया कि अगर आपने आधार इंटीमेट 31 मार्च से बात किया, बट 30 जून के तक कर दिया, हम लेट फी लेंगे 500 रुपया। और अगर मानिए 30 जून भी क्रॉस कर गया और उसके बाद हुआ, तो भी लेट फी होगा 1,000। तो ये आपका जो लेट फी है ये आएगा अंडर सेक्शन 234H। तो एक तो पॉइंट ये है कि भैया 31 मार्च यानी एंड ऑफ द करेंट ईयर में आप प्लीज अपना आधार इंटीमेट कर दीजिए, लिंक करा दीजिए, वरना आपको पे करना पड़ेगा लेट फी। एक और प्रॉब्लम आएगा, और ये प्रॉब्लम मेरे हिसाब से ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। सर क्या? सुनिए ध्यान से। सरकार बोलता है बेटा अगर आपने नहीं किया ना, हम आपका पैन इनऑपरेटिव कर देंगे। मतलब इंपॉर्टेंट है बेटा,
हम ये मानेंगे आपके पास पैन कार्ड है ही नहीं, और अगर बेटा पैन कार्ड आपके पास है ही नहीं, आप रिटर्न नहीं फाइल कर पाएंगे। अगर आपने कोई रिटर्न फाइल किया, वो प्रोसेस नहीं हुआ है, तो उस रिटर्न की प्रोसेसिंग नहीं होगी, असेसमेंट कंप्लीट नहीं होगा। आप किसी बैंक वगैरह में अकाउंट खुलवाने जाएंगे, वहां पे अकाउंट नहीं खुलेगा, कोई रिफंड फंसा हुआ है, वो रिफंड नहीं मिलेगा। और जहां जहां भी आपको पैन कोड करना था, याद है ना, पैन कोड नहीं करेंगे तो 10,000 की फाइन होती है, उन हर जगह आपको फाइन भी देना पड़ेगा। तो दो प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है लेट फी का, और दूसरा प्रॉब्लम है पैन इनऑपरेटिव का। बट लोगों ने ना इस पे बोला कि सर ये बहुत हार्श प्रोविजन है, अगर आप पैन इनऑपरेटिव कर देते हैं तो बहुत हार्श हो जाएगा। तो गवर्नमेंट सरकार ने बोला कोई बात नहीं, एक काम कीजिए, हम आपको ना समय देंगे, आपका इनऑपरेटिव कर देंगे, बट इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो मैंने आपको बताया कि रिफंड नहीं मिलेगा, रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं, वो सब आपका इफेक्टिव होगा अगले साल से। तो जो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनऑपरेटिव पैन है वो इफेक्टिव होगा नेक्स्ट ईयर से। दैट्स इट। अगर आप ये चार्ट कर लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। मैं एक बार रीड कर देता हूं, फिर देखिए। फी फॉर सब्सिक्वेंट इंटीमेशन, क्या गवर्नमेंट ने फी से माफी दी है क्या? लिख के बताइए, क्या सरकार ने आपको फी से माफी दी है लेट इंटीमेशन के केस में? नहीं, लेट इंटीमेशन में फी माफ नहीं हुआ है, जो इनऑपरेटिव पैन हो जाएगा उसके कॉन्सिक्वेंसेस को डिले किया गया है। देखिए, अंडर सेक्शन 234H, वेयर अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू इंटीमेट द आधार नंबर, ठीक है, फेल्स टू डू सो ऑन और बिफोर द नोटिफाइड डेट, दैट इज 31 मार्च 2022। ये डेट पता नहीं कितने सालों से डिले हो रहा था, पोस्टपोन, अब फाइनल हो गया। He will be liable to pay such fee as may prescribed at the time of making intimation after 31 March, but such fee shall not exceed 1,000। तो ये तो प्रोविजन था कि 1,000 से एक्सीड नहीं करेगा। जो एक्चुअल में लॉ डाला गया, वो लॉ क्या बनाया गया? 500 रुपया अगर आपने 30 जून तक कर दिया, और 1,000 रुपया इन एनी अदर केसेस। तो विद इन 3 मंथ्स ₹500, उसके बाद 1,000 रुपया। ये देखिए, क्लैरिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू रिलैक्सेशन ऑफ प्रोविजन। ये रूल 114 क्या है? वो पैन को इनऑपरेटिव करने वाला। देखिए, ये तो वही वाला पॉइंट है कि सेक्शन 139(2) मेक्स इट मैंडेटरी फॉर एवरी पर्सन हु हैज बीन अलॉटेड पैन as on 1st July 17, जो हमने बुक में पढ़ाया हुआ है, to intimate the आधार नंबर so that आधार एंड पैन कैन बी लिंक्ड। ये कब तक करना था? नोटिफाइड डेट, फेलिंग विच द पैन वुड बिकम इनऑपरेटिव। अब नोटिफाइड डेट कितना माना गया है? 31 मार्च 22। और अगर आपने फेलियर हो गया तो पैन इनऑपरेटिव होगा। अब इससे कई सारे इंप्लीकेशंस हैं, जैसे द पर्सन वुड नॉट बी एबल टू फाइल रिटर्न यूजिंग इनऑपरेटिव पैन। आप रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं, जो रिटर्न पेंडिंग है वो प्रोसेस नहीं होगा, जो पेंडिंग रिफंड है वो आपको पैसा नहीं मिलेगा, जो डिफेक्टिव रिटर्न है वो सब कंप्लीट नहीं होगा, टैक्स हायर रेट पे, जो कि आपको पता है ना 20% और प्रिवेलिंग रेट, तो हायर रेट पे लेंगे। इसके अलावा और भी प्रॉब्लम होगा, बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा, डीमैट अकाउंट नहीं खुलेगा। तो सब जगह जहां जहां केवाईसी में आपको चाहिए पैन, उन सब जगह दिक्कत आएगा। साथ ही साथ when a person whose PAN has become inoperative is required to furnish, intimate or quote his PAN, it would be deemed that he has not furnished। अब मानिए आपको कैश जमा करना है 50,000 से ऊपर, बैंक पैन कार्ड मांगेगा, आप नहीं दोगे, वो भी प्रॉब्लम आएगा। तो प्रॉब्लम कई सारे हैं, बट गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन क्या दिया है कि भैया ठीक है, एक काम करते हैं, हम आपको 1 साल का मौका और देते हैं। In order to have smooth application of 234H and the existing rule 114AAA, it is clarified that the impact, mind you, ये तो लगेगा ही लगेगा,
लेट फी तो भैया पे करना है, 500,000 रुपया, उसमें सरकार ने कोई रियायत नहीं दी है। रियायत या रिलीफ कहां मिला है? रिलीफ इस वाले में, इनऑपरेटिव वाले में, वुड कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 23, यानी अगले साल से। दैट्स इट। एंड द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 22 टू 31 मार्च 23 would be the period during which this rule would not have the impact. इन सबका क्रक्स आपका ये एक चार्ट है, इसीलिए चार्ट को याद रखेंगे, एग्जाम में कभी गलती नहीं होगी। अच्छा, इंस्टीट्यूट ने एक बार फिर से बोल दिया कि कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए कि भैया आपको फी तो पे करना ही है। माफी कहां मिला है? इनऑपरेटिव अकाउंट होने के कॉन्सिक्वेंसेस से। कोई डाउट इसमें? चलिए, अगला है टीडीएस एंड टीसीएस। पिछले कई सालों से टीडीएस एंड टीसीएस ऐसे फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है, जिसका हद नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, ये सेक्शन तो आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, क्लास में हमने आपको पढ़ाया हुआ है। 194, 194Q, ये सब आपको पढ़ाया गया है। दोबारा क्यों आ रहा है? एक तो ये नए सेक्शन है तो इंपॉर्टेंट है, दूसरा माइनर क्लैरिफिकेशन है। मैं आपको तमीज से करा देता हूं, क्योंकि ये ना एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा। सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 194P ये क्या बोलता है? आप देख सकते हैं, आपके पास डायग्राम बना हुआ होगा। कोई भी अगर नोटिफाइड बैंक है जो किसी स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को पेंशन दे रहा है, साथ ही साथ हो सकता है इंटरेस्ट भी दे, कोई दिक्कत नहीं है। इन दैट सिनेरियो नोटिफाइड बैंक को बोला गया है कि भैया नोटिफाइड बैंक, आप यहां पर कैलकुलेट कीजिए टोटल इनकम। कैसे? डिडक्शन को कंसिडर कीजिएगा अंडर चैप्टर 6 से, फिर टैक्स कैलकुलेट कीजिए, यहां पे रिबेट कंसिडर कीजिएगा अंडर सेक्शन 87 है, और फिर जो भी टैक्स बनेगा उसका आप टीडीएस काट लीजिएगा। बट ये तब होगा जब बैंक नोटिफाइड हो, जो बंदा है वो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है। स्पेसिफाइड कौन है? आप 75 साल वाले हो, आप रेसिडेंट हैं, आपके पास और कोई इनकम नहीं है। ये जो पेंशन और इंटरेस्ट, ये एकमात्र इनकम है। ओनली पेंशन प्लस इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेम बैंक। और आप क्या कीजिए भैया, एक डिक्लेरेशन दे दीजिए। तो ये जो सीनियर सिटीजन है, ये बैंक को एक डिक्लेरेशन दे देंगे कि भैया देखिए, मैं आपको डिक्लेयर करता हूं कि मेरे पास केवल ये पेंशन और इंटरेस्ट इनकम है, आप मेरा टीडीएस मत काटिए। तो बैंक की जिम्मेदारी है, सॉरी, आप मेरा टीडीएस काट दीजिए, तो बैंक की जिम्मेदारी है कि वो टीडीएस काटेगा। यहां पर इन भाई साहब को रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये प्रोविजन आपको क्लास में कराया जा चुका है। क्लैरिफिकेशन क्या है कि सर ये बैंक कौन सा है? तो सिंपल, शेड्यूल बैंक बाई आरबीआई। आरबीआई शेड्यूल बैंक नोटिफाई करता है, वो बैंक जिसके रिगार्डिंग आरबीआई भी थोड़ा सा गारंटी लेता है कि अगर कल को आपका कुछ भी बैंक फेल होता है तो कुछ पैसे जो आपके डिपॉजिट्स है उनका आरबीआई इंश्योरेंस वगैरह करवाता है या डायरेक्ट करता है कि बैंक इंश्योरेंस के, मतलब बेसिकली थोड़ा विश्वासी बैंक। जितने भी बैंक आप जानते हो वो सारे बैंक शेड्यूल बैंक है। तो दैट्स इट, यही एक पॉइंट ऐड हुआ है कि नोटिफाइड बैंक कौन होगा? शेड्यूल बैंक। नया इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ये सारा हमने क्लास में कराया हुआ है, आप रीड कर सकते हैं। बस, नोटिफाइड स्पेसिफाइड बैंक टू मीन बैंकिंग कंपनी which is a scheduled bank and has been appointed as the agent of the RBI under section 45। कोई बात नहीं, that's it। ये बस रिपीटेशन है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया।
ये देखिए, अच्छा पॉइंट है। हमने आपको टीसीएस में पढ़ाया था कि देखिए, इंडिया से अगर फॉरेन करेंसी बाहर जा रहा है, क्यों जा रहा है भाई? हो सकता है आप लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंदर पैसा भेज रहे 7 लाख प्लस। हो सकता है कि आप कोई टूर पैकेज ले रहे ओवरसीज वाला, तो वहां पे टीसीएस कटता है या टीसीएस कलेक्ट होता है। कहां पे? 206C1G में कोई भी ऑथराइज्ड डीलर जो रिसीव करेगा पैसा अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम ऑफ द आरबीआई फॉर ओवरसीज रेमिटेंस फ्रॉम बायर एंड एक सेलर ऑफ ओवरसीज टूर पैकेज, तो इन दोनों जगह पे आपका टीसीएस लगता है। पॉइंट बस इतना है कि अगर कोई विदेशी भाई साहब नॉन रेसिडेंट अगर वो इंडिया घूमने आ रहा है ना, तो ये वाला टीसीएस वाला पॉइंट वहां पे नहीं लगेगा। देखिए, ओवरसीज टूर पैकेज जहां पे जो सेलर है वो पेमेंट कर रहा है, कैसे हो रहा है? ओवरसीज टूर पैकेज सेलर भाई कर रहा है, पेमेंट ऑब्वियसली आप करते हो, बायर पे करेगा, तो जो सेलर है ना वो टीसीएस ले लेता है। सेम अगर ओवरसीज रेमिटेंस है 7 लाख से ऊपर, वहां भी पॉइंट आ जाता है। अब यहां पे एडिशनल ये बताया गया है कि अगर आपका जो ये बायर है, अगर ये नॉन रेसिडेंट है, अगर ये नॉन रेसिडेंट है, तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, ये एप्लीकेबल है केवल रेसिडेंस पे। दैट्स इट। एंड लास्ट 194Q याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास में क्वेश्चन भी करा था इस टॉपिक पे। 194Q क्या बोलता है कि अगर कोई बायर, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई बायर जिसका टर्नओवर पिछले साल बिजनेस से 10 करोड़ के ऊपर था, करंट ईयर में अगर वो 50 लाख से ऊपर की परचेजिंग करता है किसी पर्सन से, तो जब वो पेमेंट वगैरह करेगा या जब एंट्री पास करेगा, तो 50 लाख के ऊपर जो अमाउंट है उस पे 0.1% का टीडीएस कटेगा। कितने बच्चों को याद आ रही है? कैसे था ये कि सर एक बायर है, कैसा बायर है? जिसका टर्नओवर इन प्रीसीडिंग पीवाई एक्सीड कर रहा है 10 करोड़। और ये भी कौन सा भाई? टर्नओवर हमेशा बिजनेस इनकम होता है, नॉन बिजनेस की हम बात नहीं कर रहा है, बिजनेस। अब अगर ये भाई साहब किसी से परचेजिंग करते हैं और आपका एग्रीगेट परचेज एक्सीड कर जा रहा है 50 लाख, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि देखिए आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। कितना? मात्र 0.1%, बट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 50 लाख। तो अगर 70 लाख है तो मात्र 20 लाख पे। अब ये हमने आपको पढ़ा दिया है। हम लोग ये भी पढ़ा दिया था कि इसी का करस्पॉन्डिंग एक सेक्शन था टीसीएस में 206C1H। अगर आपको याद होगा, लास्ट टाइम जब फाइनेंस एक्ट 2020 आया था, तो टीसीएस में ये पॉइंट आया था जहां पे सेलर को बोला गया था, मोटा मोटा सेम प्रोविजन, कि अगर एक सेलर है जिसका टर्नओवर पिछले साल में 10 करोड़ से ऊपर है, अगर वो किसी को सेल करता है 50 लाख से ऊपर एग्रीगेट में, तो 50 लाख से ऊपर जो भी वो सेल करेगा उसके बदले जो पैसा आएगा वो कलेक्ट करेगा टीसीएस। अब वही प्रोविजन बायर के लिए आ गया था 194Q में। तो दो सेक्शन है जो एक साथ चलते हैं, 194Q अगर हम टीडीएस की बात करें, एंड 206C1H अगर हम बात करें टीसीएस की। अब अमेंडमेंट क्या है सुनिए, ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं है, कुछ क्लैरिफिकेशंस है। प्लस मुझे लगता है कि जो क्लैरिफिकेशन है कुछ आपके लेवल पे इंपॉर्टेंट है, कुछ सीए फाइनल लेवल का है। देखिए, पहला पॉइंट ये है कि सर ये जो सेक्शन आया ना, इसकी एप्लीकेबिलिटी
ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 1 जुलाई से, ओ माय गॉड, तो जो 194 क्यू है वो एप्लीकेबल कब से? 194 क्यू एप्लीकेबल है 1 जुलाई से। तो ये एक बढ़िया पॉइंट है, बट यहां पर ना आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जो परचेज है इसको निकालने के लिए आपको पूरा साल देखना है। फॉर कैलकुलेटिंग एग्रीगेट परचेज, मतलब सर सुनिए, केस वन आपने परचेज किया 1 करोड़ अप टू 30 जून, दैट्स इट, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो नो टीडीएस। क्यों? क्योंकि टीडीएस तो एप्लीकेबल कब से हुआ है? 1 जुलाई 21 से, अंडर सेक्शन 194 क्यू। केस नंबर 2, यहां भी हम परचेज कर रहे हैं 1 करोड़ अप टू 30 जून एंड 15 लाख विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 21। अब सुनिए ध्यान से, आपको टीडीएस कब काटना है? अगर आपने एग्रीगेट परचेज 50 तक प्लस किया, क्या आपने 50 तक प्लस किया? सर क्या बात कर रहे हैं सर, 115 लाख कर लिया तो 50 लाख प्लस किया, बट अप टू 30 जून तक तो जितना भी हुआ है आपको इग्नोर करना है। तो यहां पे टीडीएस कटेगा 15 लाख, दैट्स इट। और जो सबसे बढ़िया केस है, मानिए हमने परचेज किया है 40 लाख अप टू 30 जून एंड 15 लाख विथ इफेक्ट फ्रॉम 1721। ध्यान दीजिए, एग्रीगेट कितना हो गया? 55 लाख। तो पहले 50 लाख तो करना नहीं होता है, तो यहां पे टीडीएस कटेगा। कोई डाउट किसी को? यानी जब आप टर्नओवर निकालेंगे तो आप पूरा साल कंसीडर करेंगे, मतलब 194 क्यू एप्लीकेबल है या नहीं। तो एक तो आप टर्नओवर इन प्रीसीडिंग ईयर देखेंगे 10 करोड़ प्लस, और दूसरा पीवाई 21-22 में परचेज शुड एक्सीड 50 लाख, दैट्स इट। और 30 जून तक जितने भी परचेजेज हैं उस पर टीडीएस कटता नहीं है, जैसे यहां पे नहीं कटा है। क्या ये समझ में आया या नहीं आया? एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर इस वाले केस में 65 लाख में क्यों नहीं हुआ? बाबू, क्या 30 जून तक कितना भी पेमेंट हो आपका टीडीएस है क्या? यहां पे 30 जून तक 1 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़ रुपया है, टीडीएस की तो एप्लीकेबिलिटी के बाद की आ रही है ना, इसलिए टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी, आप ना इसको मर्ज मत कीजिए, ऐसे देखिए, क्या पूरे साल में 50 लाख पार कर रहा है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अगर यस तो 1 जुलाई के बाद से जितना भी होगा उस पर हम टैक्स लगा देंगे, दैट्स इट। 2 क्वेश्चन टू आस्क। पहला क्वेश्चन क्या है? क्या एग्रीगेट परचेज ड्यूरिंग पीवाई एक्सीड 50 लाख?
आप बोला नो, तो 194 क्यों लगेगा ही नहीं। आप बोला यस, तो अब आप क्या देखेंगे, 194Q will be applicable on purchases made with perform। अब क्लियर है। हाँ जी, अगर मैं सेकंड वाले केस की बात करूं, एग्रीगेट कितना था 115 लाख, तो 194 क्यों लग गया, बट किस पे लगेगा 1 जुलाई के बाद। 1 जुलाई के बाद कितना था 15 लाख, तो 15 लाख पे। दैट्स इट। आई थिंक ये डायग्राम अगर आप ये बनाते हो आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट इसमें कुछ नया नहीं था, सिंपल था। देखिए इसमें कुछ हमें गाइडेंस वगैरह दिया गया है, ये मैंने आपको करा दिया, इलस्ट्रेशंस इन द क्लास मैंने आपको करा दिया। जिन बच्चों ने ये नहीं किया है आप प्लीज पॉज करके नोट कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये तो सबसे बढ़िया चीज है। आगे अब ये जो ट्रांजेक्शन है ये कब लगता है, बायर सेलर में। अब कई बार क्या होता है, जैसे मानिए स्टॉक एक्सचेंज, वहां पे तो बायर सेलर पता ही नहीं चलता है। अगर मैं स्टॉक एक्सचेंज पे जाकर रिलायंस के शेयर खरीद लूं 5 करोड़ के, तो क्या मुझे पता है मेरा सेलर कौन है, नहीं। तो गवर्नमेंट ने कई लोगों को माफी दे दी। सिंपल बस याद कर लीजिएगा, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन कैरिड थ्रू वेरियस एक्सचेंजेस। तो जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, गोल्ड का, सिल्वर का, शेयर्स का, वो सब पे आईएफएससी, और इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, ये सब आपका 194Q के बाहर है। अब ये सब बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है। क्या नॉन रेजिडेंट कैन बी बायर? सुनिए क्या बोल रहे हैं, जो बायर ये कौन होना चाहिए, तो बाबू ये रेसिडेंट को लपेटे में लेना चाह रहे हैं। नॉन रेसिडेंट के लिए 195 सेक्शन है, यहां पर ये जो हम जिसको लपेटे में ले रहे हैं इसको हम केवल रेसिडेंट को ले रहे हैं। नॉन रेसिडेंट से मतलब यहां पर नहीं है। तो विद नॉन रेसिडेंट कैन बी बायर, आंसर इज नो, ओनली रेसिडेंट बायर इज कवर्ड। With the tax is to be deducted when the seller is a person whose income is exempt। अगर आपको एग्जाम में दे दे किसी भी कारण से कि जो आपका सेलर है ये भाई साहब एक ऐसा पर्सन है जो एग्जेम्प्ट है, जिसका इनकम टैक्स लगेगा ही नहीं, कॉमन सेंस। अगर इनकम इस भाई का टैक्सेबल है ही नहीं तो टीडीएस लगेगा ही नहीं, तो नो। दूसरा, विद द टैक्स टू बी डिडक्टेड ऑन एडवांस पेमेंट, आंसर इज यस। क्योंकि जो टीडीएस है ये कैसे, पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। तो अगर बाबू आपने पहले पेमेंट कर दिया तो भैया टीडीएस कट जाएगा, उसमें नया क्या है, कुछ नहीं है। द प्रोविजंस अप्लाई ऑन पेमेंट ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, तो एडवांस पेमेंट पे लग जाएगा। Whether the provision of 194Q shall be applicable to buy in the year of incorporation, सर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 194Q तब लगेगा अगर आपका टर्नओवर पिछले साल 10 करोड़ से ऊपर है। आप मुझे बताइए अगर आप इस साल इनकॉर्पोरेट हुए, आपका टर्नओवर पिछले साल कितना था, सो 0, तो क्या 194Q लगेगा, नहीं। एज turnover in preceding PY is nil. That's it. With the provision of 194Q shall apply to buyer if the turnover from the business is 10 crore or less. सर इसलिए कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखिए, जिंदगी आसान रहेगा। एक्सीडिंग को तब ये एक्सीडिंग एक्सीडिंग एक्सीडिंग। एक और पॉइंट, द टर्नओवर फ्रॉम नॉन बिजनेस एक्टिविटी इज नॉट टू बी काउंटेड। आप केवल उसको कंसिडर करेंगे जहां पर बिजनेस का जो वहां पे है। अब ये देखिए
एकदम सिंपल लिखिए, अननेसेसरी कंफ्यूज नहीं होना है। क्रॉस एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 194O 206C1H एंड 194Q क्लास के अंदर आपको ये पहले ही कराया गया है, अगर आपको याद आ रहा हो पहले ही करा दिया गया है। ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो टीडीएस के प्रोविजन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो पहले आता है। अच्छा 194O क्या होता है, याद है कुछ? ई कॉमर्स वाला। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ई कॉमर्स पे जो रेट है, ई कॉमर्स पे वो एट द रेट ऑफ 1% है। 194Q का रेट है 0.1% और इसका भी रेट है 0.1%। अब अगर मानिए आपके एग्जाम में कम चांस है तो बढ़िया क्वेश्चन आएगा। अगर मानिए 194O में भी आप फंस रहे हैं और 194Q में भी, 194O में भी और 194Q में भी कॉमन सेंस क्या बोलता है, किस पे टीडीएस सरकार चाहेगा? सरकार चाहेगा इस पे, क्योंकि रेट ज्यादा है ना। तो 194O एंड 194Q अगर ट्रांजैक्शन इज बोथ विद इन द परव्यू ऑफ 194O एंड Q, टैक्स लगेगा 194O में। क्यों? क्योंकि हाइयर रेट है। कॉमन सेंस। दूसरा, अगर मानिए 206C1H एंड 194O अगर दोनों में लगेगा, अगेन कॉमन पॉइंट कि सर रेट 194O का है, टैक्स लगेगा 194O में। सिंपल। एक और चीज देखिए, आपको ये पता होगा कि अगर टीडीएस कर चुका है तो टीसीएस की जरूरत नहीं होती है। भाई टीडीएस कट गया है तो टीसीएस की जरूरत नहीं होती है, दोनों में से एक होगा। अब नॉर्मली क्या होता है कि ये बोलता है कि अगर टीडीएस कट गया है, अगर बायर ने टीडीएस काट लिया है तो सेलर टीसीएस नहीं काटेगा। बट यहां पे वर्ड यूज हुआ बायर, और 194O में बायर नहीं करता है। देखो 194Q में तो बायर टीडीएस काटता है, बट 194O में कौन काटता है? ई कॉमर्स। तो सरकार में कोई बात नहीं, हम ई कॉमर्स को भी बायर के अंदर ले आएंगे। दो सेक्शन 206C1H प्रोवाइड एग्जामिशन फ्रॉम टीसीएस। आपको याद आ रहा है ना बाबू? इनकेस किसी को अगर नहीं याद आ रहा है, सेल ऑफ गुड्स, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये टीसीएस में भी कवर्ड है और टीडीएस में भी कवर्ड है। 194Q बार के एंगल से, और सिलेक्ट एक क्लास हमने कराया हुआ है। हम बात कर रहे हैं कि ऑल्दो द सेक्शन प्रोवाइड एग्जामिशन फ्रॉम टीसीएस इफ द बायर हैज डिडक्टेड टैक्स एक्सोर्स ऑन द गुड्स परचेज बाय हिम। बात कर रहे हैं 194Q की। To remove the difficulty, it is clarified that this exemption will also cover a situation when instead of the buyer, the e-commerce operator has deducted a tax. तो क्रक्स क्या है? 194O भी आ गया तो 206 साइड हो जाएगा। मैंने आपको बता ही दिया। एक और बात, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन द ई-कॉमर्स ऑपरेटर। एंड आप ये नहीं बोल सकते हो कि ना 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 सेलर ने टीसीएस कर लिया था इसलिए मैंने 194O में नहीं काटा। प्रॉब्लम क्या है कि सर आप रेट का डिफरेंस देखिए ना, अगर दोनों लपेटे में आ गए आपको गारंटीड है कि आपको यही यूज करना है, आप इसका सहारा नहीं ले सकते हैं। इट इज क्लैरिफाइड हियर दैट द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन द ई-कॉमर्स टू डिडक्ट द टैक्स ऑन 194O एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी कंडोन। माफ नहीं करेंगे अगर सेलर ने टीसीएस क्रेडिट कर लिया। क्यों? क्योंकि टीडीएस का रेट 194O में हाइयर है टीसीएस का रेट। तो आप ये नहीं बोल सकते कि ना ना टीसीएस कट गया है तो मैंने टीडीएस नहीं काटा है। आपको टीडीएस तो काटना है, टीडीएस तो काटना है, इवन इफ। अब देखिए एक सेकंड,
हर केस में। जैसे टीसीएस अंडर सेक्शन 206C1H कलेक्टेड। अब क्या करें भैया, टीडीएस अंडर सेक्शन 194O स्टिल नीड्स टू बी डिडक्टेड। बेटर क्या होता कि भी आप टीसीएस काटो ही मत, अगर 194O कट गया, इफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194O is deducted, no need of TCS under section 206C1H. But if still TCS कलेक्ट हो गया, आपको TDS भी काटना ही है, काटना है। अच्छा, अगला है इफ TDS अंडर सेक्शन 194Q, अगेन अगर ये डिडक्ट हो गया है तो आपको अगेन टीसीएस की जरूरत नहीं है, ये हमने क्लास में कवर कर चुके हैं। इधर ट्रांजेक्शन फॉल्स बोथ विद इन द परव्यू ऑफ 194Q एज वेल एज टीसीएस, आपको 194Q में करना है। बट हां, यहां पे ना दोनों का रेट सेम है, अब ध्यान दीजिएगा, दोनों का रेट सेम है, दोनों का रेट सेम है। तो ऑल्दो ये प्रिफर्ड है, इफ द टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q is deducted, no TCS, simple. However, if for any reason tax has been collected by the seller before the buyer could deduct the tax, such transaction would not be subject to tax deduction again. जैसे मैंने क्या बोला, 194O में प्रॉब्लम क्या था कि अगर TCS हो गया है फिर भी TDS काटना है, फिर भी TDS काटना है, क्योंकि रेट बहुत ज्यादा था, ये 0.1% था और ये पूरा 1% था। बट यहां पे क्या है कि सर देखिए, लॉ तो ये बोलता है कि टीडीएस ज्यादा मेन है, बट अगर मानिए इफ समहाउ टीसीएस इज कलेक्टेड अंडर सेक्शन 200C1H, आपको नो नीड ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q। सर हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों का रेट सेम है। ये बात समझ में आया कि नहीं, जो इंटर रिलेशन है दोनों में? बाबू एक बार कंफर्म कीजिए, ये वाला समझ में आया? इंटर रिलेशन मतलब दिस इज द अल्टीमेट कॉन्सेप्ट कि अगर मैं सबको समराइज कर दूं, और ये रिपीट होगा, बस आप स्किप कर सकते हो इस रिवीजन को। क्रक्स ये है कि देखिए टीडीएस का वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू टीसीएस, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर मानिए किसी ने टीसीएस कर लिया और 194O भी एप्लीकेबल हो गया, तो भैया 194O फिर भी लगेगा। हाँ, अगर किसी ने टीसीएस कर लिया, ये 206C1H वाला, और 194Q एप्लीकेबल है, तो आप 194Q को इग्नोर कर सकते हैं फॉर अ वेरी सिंपल फैक्ट कि भैया दोनों का रेट सेम है। इसमें एक पॉइंट और है, बट छोड़िए आगे। सर जीएसटी का हम क्या करेंगे? जीएसटी का मतलब सर, जिनको मन करे आप ये लिख सकते हैं, इनफैक्ट आप लिख लीजिए, ये सब बढ़िया पॉइंट है। देखिए, क्या जीएसटी पे टीडीएस कटता है? मैं आपको पहले करा चुका हूं, सर नहीं कटता है। बट पॉइंट ये है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप एडवांस पेमेंट कर रहे हो। आप क्या करना है? एडवांस पेमेंट। इनवॉइस भी आया नहीं है, आप एडवांस पेमेंट कर रहे हैं। आपको पता है कि उस एडवांस पेमेंट में जीएसटी का कितना वैल्यू है? नहीं। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि देखिए, अगर आप एडवांस पेमेंट करते हैं तब तो
टीडीएस ऑन होल अमाउंट। बट अगर मानिए आप पेमेंट कर रहे हैं आफ्टर इनवॉइस रिसीव्ड, पेमेंट मेड हो रहा है, अब यहां पे आप एंट्री पास करेंगे। अब इसमें जीएसटी शोन सेपरेटली होगा, देन टीडीएस ऑन वैल्यू एक्सक्लूडिंग जीएसटी। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि जब अगर इनवॉइस के दम पे आप टीडीएस काट रहे हैं, इनवॉइस के दम पर आप टीडीएस काट रहे हैं, तो वहां पे जीएसटी वाले पार्ट पे नहीं काटना है। तो एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी एंड अदर टैक्सेस, अगर जैसे दारू वारू पे वैट वगैरह है, वेयर टैक्स इज डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ अमाउंट इन द अकाउंट ऑफ द सेलर, and in terms of the agreement or contract between the buyer and seller, component is indicated separately। तो अगर आप एडवांस पेमेंट नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हैं, आप आराम से एंट्री पास कर रहे हैं इनवॉइस के दम पे, तो टैक्स इज टू बी डिडक्टेड ऑन द अमाउंट क्रेडिटेड विदाउट इंक्लूडिंग जीएसटी वगैरह, तो बेसिकली नेट अमाउंट। बट अगर पेमेंट बेसिस पे है, इफ द पेमेंट इज अर्ली देन द क्रेडिट, क्रेडिट मतलब एंट्री इन द बुक्स, ये क्या है, एंट्री इन बुक्स। तो अगर आप एडवांस पेमेंट कर रहे हो, टैक्स इज डिडक्टेड ऑन द होल अमाउंट सिंस नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द पेमेंट विद द टैक्स कंपोनेंट टू बी इनवॉइस्ड इन द फ्यूचर। TDS at time of credit, क्रेडिट मतलब एंट्री। इग्नोर कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, जरूरत नहीं है, मैं आपको बस बता देता हूं क्या बोल रहा है। मानिए मैंने सामान परचेज कर लिया, पेमेंट किया, टीडीएस काट लिया, कल को मैं परचेज रिटर्न कर दिया, अब क्या करूं, क्या जो मैंने टीडीएस काटा वो भी रिटर्न करूंगा? आंसर इज नो। मैं आपको बता रहा हूं, इनफैक्ट आप याद समझ लीजिए, मैंने सामान खरीदा 194Q में, मैंने टीडीएस काट लिया, कल को मुझे वो सामान पसंद नहीं आया और मैंने उसको रिटर्न कर दिया, परचेज रिटर्न। अब मैं रिटर्न करूंगा तो फिर क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, इसमें जो टीडीएस वाला पॉइंट है उसका कुछ नहीं होता है, उसका कुछ नहीं होगा। अगली बार जब आप परचेज वगैरह करेंगे उससे उसको आप एडजस्ट कर दीजिएगा। और दूसरा, मानिए आपने सामान खरीदा 1 करोड़ का, क्वालिटी ए, आपको पसंद नहीं आया, आपने इसको एक्सचेंज कर दिया क्वालिटी बी से, तो अमाउंट पे तो असर पड़ा नहीं, तो वहां पे कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, एग्जाम में इसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। सर ये क्या बोलता है, सुन लीजिए, किसी को पता थोड़ी है एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आएगा। आपको याद होगा इन सारे आइटम पे टीसीएस के रेट लगता है, टीसीएस लगता है। बट अगर जो बायर है, अगर वो इसका यूज करे फर्दर मैन्युफैक्चरिंग में, सोचिए देखिए, अगर कोई बायर इनका यूज करे फर्दर मैन्युफैक्चरिंग में, टीसीएस कटता है? पहले मुझे बताइए, सारे बच्चे मुझे बताइए कि अगर आपने ये अल्कोहलिक लिकर या तेंदुली, टिम्बर, स्क्रैप, इनको परचेज करते टीसीएस कटता है, इसमें कोई दो राय नहीं है 206C में। बट इसी सेक्शन में अगर हम इसका फर्दर यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, तो आपको याद होगा इसको हम एग्जाम कर देते हैं। मैंने यहां पर एक प्रॉपर यहां पे लिखा था, अगर आप अपना नोट्स रेफर करेंगे, कि अगर ये बंदा जो बाय कर रहा है और फर्दर यूज करेगा मैन्युफैक्चरिंग में, देन टीसीएस नहीं कटता है। अच्छा, अब टीसीएस नहीं कटेगा, ठीक है, बट 194Q अगर लग रहा है तो टीडीएस फिर वहां पे लग जाएगा। देखिए, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 194Q इन केसेस वेयर एग्जेम्पशन हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 206C 1A।
सब ये क्या है? ये होता है एग्जम्पशन फ्रॉम टीसीएस where buyer uses goods for further manufacturing। तो आप टीसीएस से तो बच गए, तो फिर सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ अदर कंडीशन 194 क्यू लग जाएगा। देखिए 194 क्यू डज नॉट अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन वेयर टैक्स इज कलेक्टेड अंडर सेक्शन 206 सी। मतलब ये सिंपल क्या बोल रहा है कि 194 क्यू कहां लगता है? 206 C1H वाले पे। टीसीएस के लिए ये वाला सेक्शन, टीडीएस के लिए 194 क्यू। पर साथ ही में अगर ये वाले आइटम्स है, आप बस नाम ध्यान रखिएगा, इन पे नॉर्मली 194 क्यू नहीं लगता है। जनरली 194 क्यू नॉट एप्लीकेबल, बट if TCS on such items is exempted, तो 194 क्यू लग जाएगा। ठीक है, देखिए, in accordance with section 206 C1A, tax is not required to be collected in case of a resident buyer who furnishes declaration to the effect that the goods under section 206 C1, ये वाला 206 C1, तो अगर ये बायर भाई साहब एक डिक्लेरेशन दे दे कि हम जो ये सामान ले रहे हैं ना, स्क्रैप वगैरह, आर टू बी यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और प्रोड्यूसिंग, मतलब फर्दर प्रोसेसिंग होगा एंड नॉट फॉर द ट्रेडिंग, इन दैट सिनेरियो टीसीएस नहीं लगेगा। इन दैट सिनेरियो आपका आराम से 194 क्यू लग सकता है अगर बाकी कंडीशन फुलफिल्ड हो तो। क्या एग्जाम में आ सकता है? देखो एमसीक्यू में कोई भरोसा नहीं है, आ सकता है। आप बस इतना अपने नोट्स में डाल दीजिएगा कि इन आइटम्स में 194 क्यू नहीं लगता है, केवल तब लगेगा अगर जो टीसीएस है वो माफ हो गया है ड्यू टू दिस रीजन। कौन सा रीजन? अगर बायर एक डिक्लेरेशन दे देगा कि हम इसको यूज करेंगे फर्दर, मैं लिख दूं क्या, इज एग्जम्प्टेड बिकॉज रेसिडेंट बायर हैज गिवन डिक्लेरेशन दैट सच गुड्स will be used for further manufacturing and not trading। तो टीसीएस से माफी मिल गया, तो फिर यहां पे टीडीएस लग जाएगा। एंड लास्ट कि सर क्या गवर्नमेंट इस लपेटे में आएगा? गवर्नमेंट, तो देखिए भैया, सरकार ने इतना मस्त नियम बनाया ना, गवर्नमेंट क्या बोलता है, ये सेलर है और ये बायर है। अगर गवर्नमेंट को टीडीएस काटना है तो गवर्नमेंट बायर बन सकता है टीडीएस काटने के लिए। बट अगर मानिए गवर्नमेंट किसी से परचेस कर रहा है तो कोई गवर्नमेंट का टीडीएस नहीं काटेगा। मतलब भाई 194 की क्या बोलता है, बायर टीडीएस काटता है और सेलर का टीडीएस कटता है। तो गवर्नमेंट इतना मस्त महान आदमी है, कैन द डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बी कंसिडर्ड सेलर? तो सेलर बनेगा तो टीडीएस कट जाएगा। ना 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 पागल है, हम सेलर नहीं बनेंगे, हमारा टीडीएस को नहीं काटेगा। कैन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट बी अ बायर? अब बायर कौन होगा? ये टीडीएस काटेगा। तो सर हाँ हाँ देखो भैया कंडीशन देख लो, अगर बाकी कंडीशन फुलफिल्ड है, वो पिछले साल में 10 करोड़ प्लस वाला टर्नओवर और करंट ईयर में 50 लाख प्लस वाला,
तो वहां पर हम बायर बन सकते हैं। तो अगर हम कैरिंग ऑन द बिजनेस कमर्शियल एक्टिविटी है, सारे कंडीशन फुलफिल है, तो हम टीडीएस काटेंगे। अच्छा बिजनेस नहीं कर रहा है तब तो कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुआ, बट हमारा कोई टीडीएस नहीं काट सकता है, तो हम बायर तो बन सकते हैं, हम सेलिंग बन सकते हैं। क्या ही बोला जाए, इट्स लाइक इसे सीए का मजा तो लेना है बट कभी मेहनत नहीं करना है। तो ऐसा तो होता नहीं है, बट सरकार है, सरकार कुछ भी कर सकता है। चलिए, इसमें आई अंडरस्टैंड 194Q। अगर आपने तमीज से टीसीएस पढ़ा है तो ये वाला सिंपल होगा, बहुत डीप में मत घुसिए, ठीक है। जितने मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारा हमने करा दिया है। इक्का दुक्का जैसे इसमें कुछ बच्चों को डाउट आ सकता है, इसीलिए मैंने आपको यहां पे लिखवा भी दिया। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, पूरा आपका जो स्टैट्यूटरी अपडेट था आईसीआई का वो सारा हमने कवर कर दिया। बस इसको तमीज से यूज कर लीजिएगा, एग्जाम में एमसीक्यू इससे आने के चांसेस हैं और 4 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। दैट्स इट मेरी तरफ से। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई। बाकी कल आपको पता है EISSM का हम लोग मैराथन रिवीजन करने वाले हैं, उसके लिए सारे लेक्चर शेड्यूल्ड है, उसको आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं, गॉड ब्लेस, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।